असमिया भाषा में एक गीत है, जागा है भारत, जागा है वीर, होवा आगवान उच्च शीर। जागे हो भारत, जागो है वीर, आगे बढ़ो किए उन्नत शीर। ये असमिया कविता है और मैं समझता हूं आज की रैली का यही संदेश है। जागो हे भारत, जागो हे वीर, आगे बढ़ो किए उन्नत शीर। भाइयों बहनों, आसाम में आज मेरा ये दूसरा कार्यक्रम है। उसके बाद भी एक तीसरा कार्यक्रम होना है। लेकिन ये मैं जो दृश्य देख रहा हूं, मैं इसी मैदान में पहले भी आया हूं। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। और लास्ट जब मैं आया था तब तो चुनाव की गहमा गहमी में आया था। उसके बावजूद भी बहुत कम लोग थे। अभी तो चुनाव की गहमा गहमी शुरू नहीं हुई है। उसके बाद भी ये माहौल, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्रेम के लिए। मेरा जब प्रवास शुरू हुआ तो मुझे आज एक IIIT के कार्यक्रम के लिए आना था। तो हेमंत जी, सोनोवाल जी मेरे पास आए कि कुछ समय हमें भी दे दीजिए, और उसमें से कार्यक्रम बन गया। मैं यहां आया तब तक मैंने सोचा नहीं था इस कार्यक्रम का चुनाव से कोई लेना देना है। लेकिन मेरे प्रवास की खबर सुनते ही कांग्रेस पार्टी में जो तूफान मच गया, जो परेशानी पैदा हुई, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये तो चुनाव के कारण है। मेरे आसाम के भाइयों बहनों, आपने 10 साल इस देश को प्रधानमंत्री दिया है। आसाम ने दिया ना प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहां से चुन करके आते थे ना, वो आसाम के प्रतिनिधि थे ना। 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे आसाम से, और 15 साल से श्रीमान तरुण जी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। वैसे भी यहां हमेशा कांग्रेस की सरकार रही। भूतकाल में बहुत कम समय औरों को मौका मिला है। आज आसाम की जो कुछ भी स्थिति है, इसके लिए जिम्मेवार कौन? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार भाई? कौन जिम्मेवार? और मजा देखिए, 15 साल उन्होंने सरकार चलाई, 10 साल यहां से प्रधानमंत्री आए, और हिसाब मेरे से मांग रहे हैं।
भाई पहले 15 साल का तो हिसाब दो, बाद में 15 महीने का हिसाब मांगो। बिहार, आसाम के पास क्या नहीं है मेरे भाइयों बहनों, क्या नहीं। इतनी प्राकृतिक संपदा है, पानी का भंडार है, और नौजवान बड़े ताकतवर है। लेकिन भाइयों बहनों, आसाम की स्थिति किसने पैदा की, क्यों पैदा की? और इसलिए आसाम के लोगों के मन में विचार आना बहुत स्वाभाविक है। अब हमें आसाम ऐसे ही रहना देना है कि आगे बढ़ता आसाम चाहिए हमें? तेज गति से बढ़ता आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? विकास की नई ऊंचाइयों वाला आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? आसाम ऐसा हो जहां नौजवान को रोजगार हो, ऐसा आसाम चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां के किसान, यहां के मजदूर, इन सब के लिए उज्जवल भविष्य हो, ऐसा आसाम चाहिए भाई। और इसलिए आज दुनिया में चाहे वर्ल्ड बैंक, चाहे आईएमएफ, चाहे कोई भी दुनिया की रेटिंग एजेंसी, एक स्वर से दुनिया में से एक ही आवाज उठ रही है कि दुनिया की बड़ी देशों की जो इकोनॉमी है, उसमें अगर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। तेज गति से आज हिंदुस्तान विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इतने कम समय में आज देश में एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% की वृद्धि हुई है भाइयों, 40%। ये धन जो विदेश से आया है, ये धन जो विदेश से आने वाला है, वो किस काम आने वाला है? यहां उद्योग लगेंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और सबसे बड़ी बात, यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, और इसलिए हमारी सरकार एक बात पर बहुत ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रही है, और वो बात है विकास, विकास और विकास। एक ही मुद्दा, विकास। हिंदुस्तान, उसका विकास संतुलित होना चाहिए। सिर्फ भारत के पश्चिमी छोर पर विकास हो, मुंबई आगे बढ़े और गुवाहाटी पीछे रह जाए, तो देश आगे बढ़ नहीं सकता है। अहमदाबाद आगे बढ़े और आसाम पीछे छूट जाए, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है।
भाइयों बहनों, आज आप हिंदुस्तान का नक्शा देखोगे, मानचित्र देखोगे, तो ये ध्यान में आता है कि भारत के पश्चिमी छोर पर तो आर्थिक गतिविधि है, रोजगार, रोजी रोटी कमानी है, तो यहां से लोग अपना गांव, परिवार छोड़ करके हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर की ओर चले जाते हैं। मुंबई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, गोवा जाएंगे, गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे। अगर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाका का भी ऐसा ही विकास हुआ होता तो यहां के नौजवानों को बूढ़े मां बाप को छोड़ करके सैकड़ों मील कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक ही सपना है कि भारत का संतुलित विकास हो। अगर पश्चिम का विकास हुआ है तो पूर्वी हिंदुस्तान का भी विकास होना चाहिए, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बिहार हो। ये जो क्षेत्र है जहां भरपूर प्राकृतिक संपदा पड़ी है, जितनी प्राकृतिक संपदा इस भूभाग में है, हिंदुस्तान के किसी भी भूभाग में नहीं है। और इसलिए जहां रॉ मटेरियल होता है वहां विकास की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जहां कोयला है वहीं अंधेरा है, जहां पानी है वहीं खेत सूखे हैं, जहां नौजवान है वहीं बेरोजगारी का मारा परेशान है। यह असंतुलन है और इसलिए जहां प्राकृतिक संपदा है उसका भरपूर उपयोग करते हुए यहां को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। हिंदुस्तान के और भूभाग से इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए। इतने साल हो गए लेकिन रेलवे का गेज कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। नई रेलवे तो छोड़ो, रेलवे को अब ब्रॉडगेज बनाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर रेलवे का पूरा नेटवर्क ब्रॉडगेज नहीं होता है तो हिंदुस्तान के और हिस्सों से कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? आपने देखा होगा कि पिछली बार दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा बजट कहीं लगाया तो ये नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, आसाम हो और आसाम के आगे का क्षेत्र हो, सबसे ज्यादा रेलवे का बजट लगाया है, ताकि हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्दी यहां नई रेल लाइन डालें, ब्रॉडगेज करें और यहां के लोगों को पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक जीवन के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा व्यवस्था खड़ा कर दें। रोड बनाने का काम सबसे ज्यादा तेज गति से आज रोड बनने का काम हो रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में किया जा रहा है। सबसे ज्यादा धन लगाया जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में लगाया जा रहा है। और इसलिए कि यहां से विकास की नई संभावनाएं पड़ी हुई है। देश को आगे ले जाने की ताकत हिंदुस्तान के ये पूर्वी इलाके में है।
जिसमें आसाम प्रमुख है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली में आपने जिस सरकार को बिठाया है, उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। ये पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए हिंदुस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ प्रमुखतया पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों की भूमिका रही थी। और पूरे देश का पेट भरने का काम देश के किसानों ने बीड़ा उठाया, पूरा कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, अब हिंदुस्तान में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरी हरित क्रांति अगर वो होने वाली है तो हिंदुस्तान के इस पूर्वी इलाके से होने वाली है, आसाम से होने वाली है। भाई, यहां इतना पानी है, इतनी उपजाऊ जमीन है, मेहनत कश किसान है। अगर यहां पर आधुनिक विज्ञान को लाते हुए काम किया जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज मैं सिक्किम से आ रहा हूं। मैंने देश भर के कृषि मंत्रियों को सिक्किम बुलाया था, देश भर के कृषि सचिवों को बुलाया था। 2 दिन वहां मंथन किया और ये मंथन इस बात का था कि हम कृषि क्षेत्र को आधुनिक कैसे बनाएं, हमारे किसान की इनकम। भाइयों बहनों, मेरा सपना है कि 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाता होगा, भारत के 75 साल की जयंती हर हिंदुस्तानी शान से मनाता होगा। जब भारत के आजादी का 75वां साल हो तब हिंदुस्तान कैसा हो। एक मेरे दिल की इच्छा है कि 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो, तब तक हमारे किसान की आय डबल हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। हमारे किसान की इनकम 2 गुना करनी है। कठिन काम है, चुनौती भरा काम है, लेकिन संकल्प लेकर के अगर चल पड़े तो ये संभव भी है भाइयों। और ये संभावना की कोई जगह है तो हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है, आसाम है, जो इस कमाल को कर सकता है। और इसलिए सरकार विकास की उन नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए समयबद्ध काम हाथ में लेकर के चल रहा है। भाइयों बहनों, इतना पानी हो और आसाम में अंधेरा हो, जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? आज 24 घंटे बिजली मिलती है क्या आपको? बिजली 24 घंटे मिलती है? जरा जोर से बताइए ना, मिलती है बिजली? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इतना पानी हो, इतने पानी के भंडार हो, यहां से तो इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि पूरे हिंदुस्तान में उजाला किया जा सकता है, पूरे हिंदुस्तान। लेकिन भाइयों बहनों, आसाम को अंधेरे में डुबाए रखा गया है।
और अगर बिजली नहीं है तो कारखाने लगने की संभावना है क्या? कारखाना लग सकता है क्या? कोई उद्योग आएगा क्या? और उद्योग नहीं आएगा तो रोजगार आएगा क्या? तो नौजवान कहां जाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने बिजली पर ध्यान केंद्रित किया है। बिजली पहुंचे ताकि उद्योगों की संभावनाएं बने, रेल और रोड बने, ताकि उद्योगकार अपना उत्पादन बाजार में पहुंचाने के लिए उसको सुविधा मिले। एक सोची समझी व्यवस्था के तहत हम आसाम के इस इलाके को, हिंदुस्तान के इस भूभाग को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देख करके चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी कंचनजंगा एक्सप्रेस अब बराक वैली, सिलचर तक उसे ले जाया जाएगा और बहुत ही जल्द ये काम शुरू हो जाएगा मित्रों, क्योंकि हमारा इरादा यही है, देश को विकास को तेज गति से ले जाना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अभी जो कृषि के सभी लोगों का 2 दिन का सिक्किम में कार्यक्रम किया, ये जगह इसलिए मैंने पसंद की क्योंकि मैं पूरे कृषि क्षेत्र का ध्यान पूर्वी भारत पर केंद्रित करना चाहता हूं। दिल्ली से सारे अधिकारियों को यहां भेजा, 2 दिन विस्तार से चर्चा की और मैंने एक बात कही थी, नॉर्थ ईस्ट में एक ताकत है और वो ताकत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये देश का गर्व है कि नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम हिंदुस्तान का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। आप ही के अड़ोस पड़ोस के लोग, और मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट में वो ताकत है कि वो हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैपिटल बन सकता है, इतनी ताकत पड़ी है। इसकी शुभ शुरुआत हो चुकी है सिक्किम से और देखते ही देखते आगे वाले इलाकों में चलेगी, क्योंकि आज दुनिया में अरबों खरबों रुपयों का व्यापार ऑर्गेनिक चीजों पर है। हर कोई हेल्थ केयर में कॉन्शियस बन गया है। केमिकल से हर किसी को छुट्टी चाहिए, हर कोई बीमारी से बचना चाहता है। अगर दुनिया में इतना बड़ा मार्केट है तो उसका फायदा नॉर्थ ईस्ट को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट में इनकम बहुत बढ़ सके, ये पूरी संभावनाओं को देखते हुए हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज काकराझार गया था, बोडोलैंड के सारे नेताओं से मिला। वहां भी मैंने जो रैली देखी, कल्पना बाहर का दृश्य था भाई। ये साफ दिख रहा है कि अब असम के नौजवान, असम की जनता विकास चाहती है। उसके दिमाग में एक ही बात है, असम आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेगा असम, ये मंत्र लेकर के चल पड़े हम। दुनिया की कोई ताकत असम को आगे बढ़ने से
रोक नहीं सकती है। इतनी ताकत आसाम में पड़ी है। भाइयों बहनों, जब मैं युवाओं की बात करता हूं तो मेरे सामने जो लाखों युवान बैठे हैं वो मुझे नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि उनके यहां युवा का मतलब होता है अपने बेटे बेटी। उससे आगे उनको कोई युवा दिखता ही नहीं है। भाइयों बहनों, हमें तो इन लाखों युवाओं की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहा है। हमने स्किल इंडिया का बीड़ा उठाया है। हमारे देश के नौजवान के पास हुनर हो, जिस देश के पास 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, वो देश दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। भाई, आसाम का नौजवान क्या नहीं कर सकता है। हमने एक योजना निकाली। अभी मैंने एक कार्यक्रम किया स्टार्टअप का। सारे देश से लोग आए, आसाम से भी आए थे। और मैं देख रहा था नौजवानों में क्या प्रतिभा है, कैसी नई नई चीजें सोचते हैं, कैसी नई नई चीजें कर रहे हैं और किस प्रकार से भारत का भाग्य बदलने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं। धोबी होगा, नाई होगा, अखबार बेचने वाला होगा, दूध बेचने वाला होगा, जूते रिपेयर करने वाला होगा, सामान्य लोग, पान का ठेका चलाता होगा, चना मुरमुरे बेचता होगा, छोटे छोटे लोग। इन्होंने बेचारों ने कभी बैंक का दरवाजा ही नहीं देखा है। बैंक वाले उनको घुसने ही नहीं देते। और इसलिए उसको अगर पैसों की जरूरत पड़े, कच्चा माल ला करके कुछ करना है और बेचना है, पेट भरना है, 5,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, उसको बेचारे को किसी साहूकार के घर जाना पड़ता है। और जब साहूकार के पास जाता है तो आप जानते हैं साहूकार कितना रुपये का ब्याज देता है। सारी कमाई ब्याज में चली जाती है, पेट भरने के लिए कुछ काम नहीं आता है। इन लोगों का कौन काम करेगा? 70 साल हो गए, किसी ने देखा नहीं। हमने आकर के तय किया, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई और मुद्रा योजना के तहत हमने कह दिया कि ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं, उनको अगर पैसा चाहिए बैंक में से, बैंक उनसे कोई गारंटी नहीं मांगेगी। बिना गारंटी को एक बार विश्वास हो जाएगा, हाँ भाई ये काम ये करता है, और अगर उसको 5,000 रुपया मिलेगा तो वो काम अपना आगे बढ़ाएगा, 10,000 मिलेगा तो आगे बढ़ाएगा, 50,000 मिलेगा तो आगे बढ़ाएगा। आज मुझे खुशी की से कहना है भाइयों बहनों, इस देश में बहुत ही कम समय में योजना लागू करने के 4-5 महीने के भीतर भीतर करीब 2 करोड़ ऐसे परिवारों को, जो सामान्य काम करने वाले लोग हैं, उनको मुद्रा योजना से बैंकों ने पैसे दिए, गारंटी के बिना दिए हैं। और करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया उनको दिया। 80,000 करोड़ रुपया। किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 50,000। अब ये लोग अपना कारोबार बढ़ाएंगे। एकाध व्यक्ति को नया रोजगार मिलेगा, काम बढ़ेगा तो लोग रखेंगे, वो अपने और लोग रखेंगे। भाइयों बहनों, और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन्हीं लोगों में से हैं। और अभी मैंने बैंक वालों से कहा है कि हर ब्रांच, बैंकों की हर ब्रांच
कम से कम 3 नए स्टार्टअप शुरू करें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड महिला, एक एक को एक ब्रांच अगर देती है, इस देश में 1.25 लाख बैंकों की ब्रांचेस, 1.25 लाख। अगर एक बैंक, एक दलित, एक महिला, और जहां ट्राइबल है वहां ट्राइबल, इनको अगर आर्थिक मदद करके नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो देश में 3 लाख 4 लाख नए इकाई शुरू हो सकती हैं, और वो हर कोई एक एक 2 लोगों को रोजगार दे सकता है। एक साथ लाखों लोगों को रोजगार छोटे छोटे कामों से मिल सकता है। और इसलिए सरकार ने विकास में बैंकों का उपयोग गरीब आदमी के लिए हो, गरीब परिवार के लिए हो, जो अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है उसको मदद के लिए हो, उसके लिए एक के बाद एक कदम उठा करके आज देश की आर्थिक को गति दी है। भाइयों बहनों, पिछले 18 महीने में आपने देखा होगा, 1 मिनट हमने गंवाई नहीं है। 1 मिनट पूरी शक्ति से इस देश के विकास के काम में हम लगे हुए हैं। एक जुनून है, एक मंत्र है, एक समर्पण का भाव है कि देश को आगे बढ़ाना है। वही जुनून, वही सपना आसाम को भी आगे बढ़ाना है। भाई आगे बढ़ेगा आसाम, इस संकल्प को लेकर के आज जाइए। गांव गांव, घर घर एक नया विश्वास पैदा कीजिए। दिल्ली की सरकार आपके साथ है। आसाम को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से जो हो सकता है वो करने के लिए दिल्ली तैयार है। मैं आशा करता हूं अब बिहू के पर्व को पूरी तरह आपने मना लिया है। नए संकल्प के साथ चल पड़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ সকলোৰে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা, ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। মাননীয় মোদীজীক আমি খালি এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। মাননীয় মোদীজীয়ে সদায় এটা কথা কয় যে মানা কি